नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ में आज हमारे साथ है सूरत के बहुत ही जाने माने डॉक्टर विनोद शाह जी, जो पूर्व प्रमुख है IMA गुजरात शाखा सूरत के। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और मार्गदर्शन भी आपको देने वाले हैं, क्योंकि अभी चल रहा है ओमिक्रॉन और आप सब इससे बहुत परेशान हैं कि क्या होगा अब आगे और किस तरह से फैला हुआ है ओमिक्रॉन। और सबको चिंता है कि अब आगे क्या होगा, किस तरह से हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से उनका ध्यान रखना चाहिए, क्या रसीकरण हमने किया है तो उसके बाद भी क्या कोरोना हो सकता है। तो ये सब जानकारी हम आज लेंगे डॉक्टर विनोद जी से। तो विनोद जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ और सम्मान करती हूँ हमारे इस शो में। तो आज जो हमारी ये टॉपिक है हमारा आज का, कोरोना ओमिक्रॉन महामारी के बारे में विशेष ये हमारा लाइव टॉक शो है। तो सर, आप पहले तो बताइए कि अभी जो माहौल है उसमें आप क्या कहेंगे। नमस्ते यामिनी बहन जी, डायरेक्टर एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल। आज आप बहुत सुंदर एक टॉपिक लेके आए हैं जी। ओमिक्रॉन। काफ़ी लोग उनको ओमाइक्रॉन भी बोलते हैं जी। ओमिक्रॉन बेसिकली इज ए वर्जन, जो चेंजेस हुआ है डेल्टा वायरस। बेसिकली जो 19 दिसंबर 2019 में चीन वुहान में SARS-CoV-2 वायरस डिटेक्ट हुआ, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोवायरस 2। WHO ने 11 फरवरी को उनका नाम दिया CoV-2 और डिजीज का नाम दिया है कोविड-19। कोविड-19 जब हम यूज करते हैं तो रोग का नाम है SARS-CoV-2, कोरोना वायरस का नाम है। अभी 3-4 महीना हमने बीच में जब आराम किया, अभी 18 नवंबर को बोट्सवाना में वहाँ के लेबोरेटरी ने देखा जीनोटाइपिंग में कि डेल्टा वायरस का, कोरोना का भी 4 केस, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो डेल्टा का एक और वेरिएंट मिला जिसके अंदर 50 जितने म्यूटेशन, मतलब वायरस के शरीर में जो चेंजेस होता है स्ट्रक्चर में, उनको म्यूटेशन बोलते हैं। एंड 36 म्यूटेशन तो उनका स्पाइक प्रोटीन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उनके अंदर था। इसके लिए शुरू में हमको इतना डर लगता था कि इनकी इन्फेक्टिविटी इतनी ज़्यादा होगी ने लोगों में, ये बहुत तरह से जोर से भी फैलेगा और तकलीफ भी करेगा। पर धीरे धीरे जब हमने ये देखा कि 2 महीना हो गया, भारत में वो 3rd के 4 दिसंबर को पहला केस आया था, वो आया था कर्नाटक का एक डॉक्टर में। पर जो स्पीड से कोरोना अभी बढ़ रहे हैं, डेली 11 से 12 लाख केस आते हैं। और IIT खड़गपुर का जो मॉडल बोलता है, वो बोलता है कि जनवरी एंड और फरवरी में डेली इंडिया में भी, अभी तो 2 लाख है, पर 5 से 10 लाख केस आने वाले हैं। तो ओमिक्रॉन के लिए आपने जब पूछा तो 2 चीज़ इम्पोर्टेंट मेरे दिमाग में आती है कि ओमिक्रॉन से 1 महीने के अंदर ने देखा तो उनकी जो रेट ऑफ इन्फेक्शन टू अदर इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। एक घर में दर्दी घर है, पेशेंट को होता है कि सभ्य को, तो वो बाकी का 6-7 को होने की शक्यता ज़्यादा हो जाती है। उनका कारण है कि ये वायरस अपने नाक में और गले में ही रहता है, उनसे नीचे नहीं उतरता है। तो जरा भी खांसी आई कि जरा भी छींक आई तो तुरंत ही दूसरे को चेप लगता है और ज़्यादा के ज़्यादा फैमिली मेंबर संक्रमित होने की पूरी शक्यता रहती है। ये ओमिक्रॉन की विशेष खासियत है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ी और भी बात करेंगे। तो ये हमने बात की ओमिक्रॉन की, जो वायरस है उनकी विशेषता, वो मतलब कि पॉइंट जो हमको बोलते हैं कि ये बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या है, ओमिक्रॉन के लक्षण क्या है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और जो हम जब डरे हैं, सब लोग डरे हैं कि
हमें तो नहीं हो जाएगा, हमें कुछ नहीं हो जाएगा या हमारे परिवार को कुछ नहीं हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखना क्या है आपको, वो ज़रूर आप ध्यान से सुनिएगा और इसमें अगर आप फॉलो करेंगे, इस मार्गदर्शन को ध्यान में रखेंगे तो ज़रूर आप कोरोना से बच सकते हैं। तो जी सर, इसके लक्षण क्या है वो हमें बताइए सर। जब जब बोलते हैं लक्षण हो तो हम क्या बोलते हैं कि मरीज मेरे चैम्बर में जब एंटर होता है ना, जी, वो किस सिम्टम्स लेके आता है ना, मैं क्यों बोलूँ तो कि आपको कोरोना है। जी, बेसिकली मरीज मेरे पास आता है और बोलता है कि सब फीवर है। जी, अभी के दिन ये लास्ट 15-20 डेज में मेरे क्लिनिक में ओपीडी में इन्हें डेली अटेंड करता हूँ, जी, तो मैंने जो देखा जी, हाई ग्रेड फीवर 56% ऑफ केसेस जो मेरे पास आते हैं, 56% केसेस में वो फीवर दी इम्पोर्टेंट सिम्टम, कार्डिनल सिम्टम है, बुखार, फिर खांसी। और खांसी कैसी है? गला दुखना, गला भरे होना, गले में खिंचाहट, तकलीफ, वो खाना के पानी पीते हैं, थूक निकलने में भी उनको तकलीफ होती है, जी, बुखार आ गया, खांसी को सर्दी। जी, सर्दी में नाक में से पानी आता है, किसी को नहीं भी आता है, सीवियर हेडेक, सख्त सिर भी दुखता है, शरीर दुखता है, और प्रोफाउंड वीकनेस। आप मरीज आके बोलता है कि सब इतना थक गया, मैं खड़ा ही नहीं हो सकता हूँ, जी, हाथ पाँव में मेरे जान नहीं जी। है, जरा भी खड़े होने की ताकत नहीं हुई, सोने की इच्छा नहीं होती है, बैठने की इच्छा नहीं होती है। ये 6-7 और कोई मरीज में हम देखते हैं तो डायरिया भी है, और हार्डली कोई पेशेंट में वोमिटिंग, पर एब्डोमिनल पेन भी है। और एक सिम्टम है इंट्रास्केपुलर, पीछे कमर के स्नायुओं में जकड़ा और वो दुखावा, मतलब फीवर से चालू होकर शरीर के स्नायुओं में दुखावापन, कार्डिनल फीवर है, कफ है, सर्दी है, हेडेक है, शरीर का दुखावा है, जी, जी, और इंटरस्केपुलर और ब्रेक। ये सिम्टम के साथ जब मरीज आते हैं ना, तब हमको लगता है ना, अभी WHO ने भी डिक्लेयर किया है, अनलेस एंड अनटिल यू प्रूव अदरवाइज, कुछ नहीं है। 1992 की मैं बात करता हूँ, मुझे 44 साल हो गया प्रैक्टिस में। जी, 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 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्ट कार्ड पे लिखवाया था, यदि ठंड लग के बुखार आवे तो आप मानना कि मलेरिया है, जी, आप जांच भी नहीं कराओ। अभी ऐसा हो गया है, नई गाइडलाइन आ रही है कि आप सोचो ही नहीं। अभी हम पेशेंट को जब बोलते हैं नहीं नहीं साहब आप ऐसा मत बोलो, आप क्या ऐसा खराब शब्द बोलते हैं, ऐसी बुरी बात मत बोलो, हमको क्यों को मेरा कोरोना नहीं, भाई ऐसी बात नहीं है। आपको जब गला दुखता है, ठंडी है ना, जो जांच करवाते तो वो आता है। ये सब लक्षण पर से कोई भी आप दर्शक मित्रों जब देख रहे हैं, इतने जो सिम्टम्स है, डेफिनेटली आप जज कर सकते हैं कोरोना की शक्यता पूरी है। जी, जी, जी। तो मतलब अभी का मतलब कि जो सीज़न है, हम सीज़न की बात करें कि ये सीज़न ही विंटर सीज़न है, तो इसमें नॉर्मल लोग ऐसा कहते हैं, जो क्वेश्चंस आया है कि लोग ऐसा कहते हैं कि ये सर्दी जुकाम तो नॉर्मल विंटर सीज़न में होता ही है, तो इसमें भी क्या सबको कोरोना ही है, ऐसा कैसे मान ले? नहीं, सही बात है, पर वो जो केसेस आते हैं ना, अभी जो सर्दी की बात मैं करता हूँ ना, नाक में से टेप वाटर खुला ना, नॉर्ड कैसे टप 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 पानी आता है, वो हम इन्फ्लुएंजा में देखा है। और ऐसी जो सर्दी है, काफ़ी लोगों को मैं डिफाइन करता हूँ कि भाई क्लियर कट बताओ कि सर्दी किसको बोलते हैं। नाक में से पानी आता है जी, और आपको नाक ब्लॉक हो जाता है, कभी रात को टीपे डालने पड़ते हैं, नाश लेते, पर जनरली वर्षों से जो विंटर में हम सर्दी देखते थे नहीं, उनकी सर्दी है, क्योंकि सर्दी के साथ गला का दुखना, हेडेक है, बॉडी एक है, वो सब सिम्टम्स नहीं है। अकेली सर्दी है तो आप विंटर कोल्ड में रख सकते हैं। जी, जी। तो मैं दर्शक मित्र, मैं आप सबको कहना चाहूँगी कि आज का जो हमारा टॉपिक है हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ में कोविड-19 ओमिक्रॉन और उसकी विशेष मार्गदर्शन हम दे रहे हैं हमारे माध्यम के द्वारा। और हमारे साथ है डॉक्टर विनोद शाह जी, जो सूरत की बहुत ही जाने माने डॉक्टर है। तो आगे चलते हैं, हमने बात की कि विशेषता क्या है इसकी, लक्षण क्या है, तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि सोसाइटी में इसका असर क्या है सर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेरा ये क्वेश्चन है आपको, क्योंकि सोसाइटी में बहुत कुछ फैला हुआ है, बहुत कुछ, काफ़ी सारी अफवाहें भी चल रही है, काफ़ी सारी बातें भी चल रही है,
तो क्या आपका कहना है इस पे? यामिनी बहन, आपने जो पूछा सोसाइटी पे जो असर हुई है, जी बिजनेस पे जो असर हुई है, जी लोगों के कामकाज पे जो असर हुई है, इतनी गहरी असर है ना, जी इकोनॉमिकली लोग पाईमाल हो गए। जी क्यों? अभी भी आज ही अभी अपने सीएम साहब पटेल साहब ने बोला जी कि कर्फ्यू यही है, 21 तारीख तक 150 लोग का गैदरिंग कर देंगे। जी होटलों 11-10 बजे बंद हो जाएगी, जी। तो जो बिजनेस चलता था, जी 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 लारी गल्ला सब बंद हो जी, गया, जी। कर्फ्यू चालू हो गया। स्कूलों के बच्चे में जो असर हुई, 2 साल में मेरे पास जो बच्चे आते थे, मैंने जी। जो देखा ना, तो ऑनलाइन बच्चे के छोटे बच्चे हैं, उनको कंसंट्रेशन, छोटा स्क्रीन है, कुछ मालूम ही नहीं है। जी। नंबर वाली बात तो साइड छोड़ो, ये लोग लिखने का भूल गया है। कर्सिव बिल्कुल सही राइटिंग बात है, वो है, ABCD सही मेरे बात पास जो आता है, काफ़ी 2-3 बच्चे घर में है, मोबाइल एक ही है, 1G 1G उनको डेटा मिलता है, और साहब 3 बच्चे पढ़ते हैं, फादर मोबाइल लेके आते हैं रात को 9 बजे, जी। वो डेटा पूरा हो जाता, बाकी की पढ़ाई बाकी रह जाती है। बिल्कुल सही कभी बात लोगों कही के आपने। घर में टावर नहीं आते हैं, और दादा दादी बीच में बात करते रहते हैं। एजुकेशन पे काफ़ी असर पड़ी है। जी उनके साथ धंधा उद्योगों है, उनके ऊपर भी असर पड़ी है। चारों ओर से कोरोना को हम बोलते हैं ना कि भाई काफ़ी अच्छी काळजी लेने के, धीरे से जितना जल्दी अपने से भी दूर रहने जी। चाहिए, क्योंकि चारे बाजू प्रॉब्लम 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 न प्रॉब्लम ही है। जी, जी, जी। अपने लोग ने इतना अनुभव किया है ना, जी तो सही में सोसाइटी पे जो असर पड़ी है जी। वो बहुत गहरी है। उनमें से बाहर आने में लोगों को काफी वापस टाइम टाइम लगेगा। लगेगा जी। जैसे उसी में से जैसे तैसे हम बाहर निकले थे और वापस आप ये तो चैनल पे आपका तो अनुभव बहुत होगा कि आपको जी। काफी लोग मिलते होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो 3 साल से 2 साल से जो चल रहा है, 2019 से लेके 2020 तक सब कुछ आ गया है। कोरोना, उसके बाद ओमिक्रॉन, आगे चल के क्या कुछ नहीं आएगा पता नहीं है, किसी को पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। बट हर परिवार को अपना स्वास्थ्य सही रखना बहुत ही ज़रूरी है, जरूर। और ध्यान रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। कई लोग ऐसे हैं कि इसको नॉर्मल वे में ले जाते हैं और काफ़ी लोग उससे संक्रमित हो जाते हैं, तभी बात। जाके ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ा कर देता है। तो ये हमें नहीं करना है। थोड़ा सा जब हमें कुछ है, हमारा रिपोर्ट आया पॉजिटिव, तो हमें केयर करनी है, हमें ध्यान रखना है, तो ही हम और लोगों को संक्रमित करने से बचा सकते हैं। और जल्दी ही अगर आपको लगता है कोई ऐसा सिम्टम्स है तो ज़रूर पहले जांच करवानी चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ, ऐसा कहना चाहती हूँ। और आगे चलते हैं, यही टेस्टिंग की हम बात करते हैं कि लक्षण आ गए, उसके बाद हमें लगता है कि हमें टेस्टिंग कैसे और कितने टाइम में करवाना चाहिए। आप एकदम डॉक्टर की तरह आगे जा रहे हैं। हमारे टीचर जो पढ़ाते थे ना, भाई ओमिक्रॉन क्या है, उनके आ गया, उनके ये लक्षण आ क्योंकि गए। दर्शकों को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग आधे से अगर देख रहे हैं, जब पहले से स्टार्ट नहीं किया, आधे से देख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा लाइव शो है। तो मैं चाहती हूँ कि हर इंसान, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, परफेक्ट इसको समझे और इस पे ध्यान दे। जी सर। ये तो मेरी परीक्षा हो रही है ऐसा लगता है साथ में। अच्छा, जो टेस्टिंग बात आती है, 2 साल से हम ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए इट इज़ वेरी कॉमन कि 2 प्रकार की टेस्टिंग हो गई है। जी एक तो टेस्टिंग एट होम, जी दूसरा जो है RT-PCR बोला जाता है, वो बात करता हूँ। तीसरी लैब टेस्ट आती है, और चौथी एक्सरे और HRCT आती जी है। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट आती है RAT, अभी जी। तक गवर्नमेंट के अपने पास ही था। जी हमको ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, सेकंड वेव में डेल्टा आया था, हम स्मीमेर में गए थे, जी। और जिसको क्लिनिक पे करना है वो कर सके, पर उनकी ट्रेनिंग लेनी। अभी क्या हुआ है, हर एक के भी शॉप में एक किट मिलने लगी है, जी लोग अपने आप ले आते, टेस्टिंग करके हमको भेज देते कि साहब रिजल्ट देख लो। जी एक है रैपिड एंटीजन टेस्ट एट होम। अभी हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर उलवाड़िया साहब ने परसों लेक्चर में बोला कि वी हैव टू डिक्लेयर ईयर 2022 एज कोविड टेस्ट ईयर। पूरे साल कोविड टेस्ट करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। सो वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू डू द रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट की 2 खासियत है। एक, पॉजिटिव आ गया तो इट इज़ 100% RT-PCR में पॉजिटिव आती है। जी
पर नेगेटिव आया तो ऐसा नहीं बोला जा सकता कि ये आदमी को इतने सिम्टम्स होने के बाद भी नेगेटिव है तो हमको आगे RT-PCR टेस्ट करने के लिए भेजना पड़ता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR। RT-PCR चेन टेस्ट इज नोन एज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। वो पॉजिटिव आती है तो ये कंफर्म है, तो जो उनका हमको प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है ट्रीटमेंट की, वो फॉलो करनी पड़ती है। जी जी। काफ़ी लोग इतने उत्साह में आ जाते हैं कि पहले ही दिन बिना पूछे HRCT करवा लेते हैं। तो ICMR ने अभी गाइडलाइन बनाया कि डॉक्टर आप नोट लाओ। परसों मैंने एक पेशेंट को व्हाट्सएप पे भेजा, भाई उनका HRCT करो, मना कर दिया कि आप आपके डॉक्टर साहब के लेटर पैड पे लिख के आओ, HRCT करवाना है। जी 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 जी। गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट होने लगी है। मैं ये माध्यम से ज़रूर बोलता हूँ कि ये टाइम जब ओमिक्रॉन में हम 1 महीने से केस देख रहे हैं, उसमें एक्सरे के HRCT की अभी इतनी जरूर नहीं पड़ी है। जी जी जी। उनकी जरूर कब पड़ेगी, इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जब SpO2 इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। घर पे आप देखो तो आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन आपका पूरा आज की बात का है। 2-3 जो पॉइंट आएगा ना इम्पोर्टेंट, तो सबसे पहला आएगा कोई भी कोरोना का मरीज है जिसको आप सस्पेक्ट करते हैं, हर एक को SpO2 करना चाहिए। जी। उनकी ऑक्सीजन लेवल, शरीर का सेचुरेशन 96 के ऊपर है, उनको बोलो बाकी सब भूल जाओ, आराम से रहो। कोई ज़्यादा खर्चा आपने आज रखा है तो मैं बोलता हूँ कोई लैब टेस्ट मत कराओ, कोई एक्सरे नहीं कराओ, इवन सिंपल पैरासीटामोल लो और आराम से रहो। जी, हाँ, किसी को कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप मेरा 5-10 डॉक्टर का हम जरूर नंबर देंगे, ये लोग मेरा कॉन्टेक्ट टेलीफोनिक कर सकेंगे। मतलब बेसिकली SpO2 लेवल 94 के ऊपर रहता है, तो RT-PCR पॉजिटिव हो तो होम आइसोलेशन पे वो रह सकता है। जी, जी, जी। उनको HRCT की ज़रूरत नहीं है। और बाकी आई काफ़ी लोग CBC और CRP करवा लेते हैं, मतलब डर जाते हैं ना, घबरा जाते हैं, इसीलिए शायद ये सब करवा के चेक कर रहे हैं। अभी मेरे क्या है, मैं काफ़ी मेरे मरीज को बोलता हूँ कि आप आपके खाने में दाल के मसाले में कोई अभी दूसरे फ्रेंड को नहीं बोलते हमने एक इन्वेस्टिगेशन लिखा तो पूरे इंडिया में पूछ लेते कि साहब ने CRP लिखा, फेरेटिन लिखा, क्रिएटिन, अरे भाई क्यों पूछते हो? आप आपके डॉक्टर को विश्वास, तो CRP भी है। अभी मैं CBC CRP लिखता, अभी 6 दिन से ये भी बंद किया। जी। अभी इतना लोग आराम से ठीक होते हैं। जिसका ऑक्सीजन की तकलीफ और फीवर नहीं उतरता है, 2 चीज इंपॉर्टेंट है। जी, जी, 3 दिन तक कांस्टेंट बुखार रहेगा यामिनी बेन, और ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड अभी बात आती है 6 मिनट वॉक टेस्ट सुबह और शाम। आप पल्स ऑक्सीमीटर हाथ में रखकर 6 मिनट चलो, और 6 मिनट चलने के बाद भी ऑक्सीजन लेवल 94 तक रहता है, तो आराम से आप सब भूल जाओ, कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट के पीछे पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। ये बहुत क्लियर कट मैसेज है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हाई रिस्क पीपल है जी, जिसके लिए हम बोलते हैं भाई आपने शुगर करवाया, शुगर 400 450 है, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट है, किसी की किडनी ट्रांसप्लांट है, किसी को HIV है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हम ये लोग को बोलते हैं। ये लोग को कंपलसरी हॉस्पिटल में जाना चाहिए और उनके डॉक्टर जो सलाह दे। क्यों कोमोर्बिड शब्द है लोगों को मालूम नहीं था। 2 साल में हर एक दर्शक मित्र जो देख रहे हैं उनको मालूम है व्हाट इज कोमोर्बिड। वापिस हम क्लियर कर देते हैं, 68 प्लस डायबिटीज प्लस हाइपरटेंशन, कोई स्टेरॉइड लेते हैं, किसी को कैंसर है, किसी को लीवर ट्रांसप्लांट किया है, किडनी किया है, क्या लंग्स का कोई प्रॉब्लम है, ये सब उसके अंदर आ सकता है। उनको अपने कंसल्टेंट डॉक्टर को दिखा के ही आगे जाने का। जी जी सर, तो हमने अभी बात की कि RT-PCR वैल्यू इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट क्या है वो हमने बात की, ट्रीटमेंट इलाज की भी बात कर ली हमने, और शायद मेरे ख्याल से हमने बात कर ली है कि जो पॉलिसी है ICMR पॉलिसी, जो गाइडलाइन अभी न्यू गाइडलाइन आई है, तो उसकी थोड़ी हाईलाइट दी है, बट हम पूरी जानकारी थोड़ी बात कर लेता हूँ। जी जी सर। अभी आपने 2 चीज़ें, ICMR गाइडलाइन RT-PCR की है ना, ICMR गाइडलाइन फॉर आइसोलेशन। व्हाट इज RT-PCR? इट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जी। कोरोना वायरस इज RNA वायरस। जी।
अभी जब हम उनका टेस्टिंग करते हैं ना, उनका PCR रिपोर्ट चाहिए तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू फर्स्ट इनटू DNA। जी हाँ, दैट इज अ टेक्निकल सा। तो ये लोग क्या करते हैं, दिस इज साइकिल। अभी साइकिल का पेंडल जैसे हम घुमाते हैं ना, जैसे ज़्यादा ने ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं, तो सपोज के आप कोई पेशेंट का रिपोर्ट देख रहे हैं, उसमें लिखा है RT-PCR 13, तो ये साइकिल 13 बार मशीन में घूमती है ना, वायरस पकड़ गया। એટલે उनके शरीर में वायरस इतने प्रमाण में है कि 13 बार ही मशीन घूमने से इस वायरस पकड़ में आ गया। अच्छा, और आगे चढ़ते हैं, कोई के शरीर में थोड़े वायरस थोड़े कम है, तो 22 के 23 वैल्यू आती है। तो 22 मीन्स ये साइकिल 22 बार रिपीट हुई जी। 22 बार साइकिल रिपीट हुई। उनका थोड़ा 22 दफ़ा घूमना पड़ा, એટલે उनको मेहनत काफ़ी करनी पड़ी, तब उनको वायरस मिला। और काफ़ी लोगों का रिपोर्ट हम देखते हैं, तो 30 है, 30, 33, 35 RT-PCR वैल्यू, बहुत कम वायरस है। वो लोग दूसरे को चेप भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद ये वायरस मिलता है। अभी RT-PCR ऐसा कुछ लिखा नहीं है, पर हम लोग क्या क्लिनिकली एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि 25 के ऊपर जो है वो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, 25 के नीचे है दूसरे को ज़्यादा चेप लगा सकेगा, और उनको काळजी रखने की है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ RT-PCR क्लिनिकली। वो आई अंडरस्टूड, आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ऐसा RT-PCR के वैल्यू पे कुछ नहीं है, 11 है कि 36 है, कोरोना है, मतलब कोरोना है। पर पेशेंट की इम्यूनिटी है, एज है, और क्या क्या दवाइयाँ चल सकती है उनके ऊपर, बाकी की सब उनकी तासीर पे आधार रखता है। दैट इज नंबर 1 रिगार्डिंग RT-PCR। अभी आपने एक पूछा था गाइडलाइन जी, न्यू जो गाइडलाइन आई है ICMR की, तो डिस्चार्ज पॉलिसी की जो बात है, तो वो भी हम बता दें शायद दर्शक मित्रों को। अच्छा, ICMR की गाइडलाइन अभी रिसेंटली कल ही आई जी। उसके अंदर उन्होंने क्या बताया है कि जो पेशेंट को माइल्ड सिम्टम है जी, और वो आराम से होम आइसोलेशन में रह सकते हैं जी, 3 दिन के बाद उनको बुखार चला गया, कंटिन्यूस 3 दिन तक बुखार नहीं रहता है जी, ऑक्सीजन लेवल होम आइसोलेशन में 96 के ऊपर है, 6 मिनट वॉक भी उनको आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आदमी 7वें दिन के बाद बाहर जा सकता है। अभी तक 14 दिन का रूल था, जी, अभी 7 दिन का हो गया। जी। दैट इज फॉर वेरी माइल्ड केस। जो मॉडरेट केस है, मीडियम लेवल के केसेस है कि जिसके अंदर 94 से नीचे ऑक्सीजन 93, 92 रहता है, जी, उनको ये लोग थोड़ा 1 आध दिन और ध्यान रखने का बोलते हैं। जी, नहीं तो इनके तुरंत डॉक्टर का रिपीटेड कांटेक्ट करो, जी, और जो ट्रीटमेंट डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ताकि हॉस्पिटलाइज हो जाओ। ए टाइम हार्डली 1% केसेस एडमिट हुए हैं। जी, जी, जी। ओमिक्रॉन में दूसरी शक्यता है कि काफ़ी कम नंबर पेशेंट हुए हैं, ये भी एक एडवांटेज है। नहीं, जो सीवियर केसेस है दे ऑल आर एल्डरली विद कोमॉर्बिडिटी, विद इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, कंपलसरी ये लोग को एडमिट होना पड़ेगा। उनकी गाइडलाइन उनका ट्रीटिंग डॉक्टर नक्की करेंगे। डिस्चार्ज देने के बाद मास्क तो कंपलसरी पहनने का ही है। जी, जी, जी। इवन माइल्ड केस में भी 7 दिन के बाद और 7 दिन तक मास्क तो उनको घर में भी पहनने का है, और सीनियर सिटीजन के पास भी जाएगा तो भी पहनने का है। जी, जी, जी। ना, अभी आप दर्शक मित्रों शहर में घूमते होंगे तो कॉरपोरेशन ने अपनी सूरत महानगर पालिका जो कैंपेन कर रही है, उसने बोर्ड पे आप पढ़ेंगे और जरूर पढ़ना, रिवर्स क्वारंटाइन। एक नवा शब्द यूज किया है, रिवर्स क्वारंटाइन। व्हाट इज रिवर्स क्वारंटाइन? एक क्वारंटाइन आता है। क्वारंटाइन, मुझे कोरोना मालूम पड़ा, RT-PCR पॉजिटिव आए, એટલે मुझे 14 दिन तक SNC का बोर्ड लग जाता था कि आप रूम में अलग हो जाओ, खाना बाहर से मिलेगा, अकेला रहने का, टॉयलेट बाथरूम में आपको डिटर्जेंट से साफ करने का, NaOCl से, ऐसा सोडियम हाइपोक्लोराइड से। रिवर्स क्वारंटाइन में अभी गवर्नमेंट का 2 साल का अनुभव से बोलती है कि जो सीनियर सिटीजन है ना, कोमॉर्बिड है, वो हाईली वल्नरेबल पॉपुलेशन है, कि शक्यता है भाई 60 साल में है ना, डायबिटीज है, दादा को शक्यता होगी, या मेरी 68 एज है, तो मुझे पहले से ही अलग हो जाने का। यंग जनरेशन जॉब पे जाती है, बच्चे खेलते हैं, उनको मिलने का नहीं, बगीचे में लोग जाते हैं, सीनियर सिटीजन क्लब में नहीं जाने का, मंदिर में नहीं जाने का। ये सीनियर सिटीजन कोमॉर्बिड वाले पब्लिक पहले से ही
घर पे अलग रह जाए उनको रिवर्स क्वारंटाइन बोलते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने विनोद जी। और आगे चलेंगे कि कोविड ओमिक्रॉन की जब बात हो रही है तो आगे चलना है और अभी बात करनी है हमें प्रोटोकॉल की। कोविड प्रोटोकॉल क्या है और उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए वो भी बात करेंगे। उसके बाद रसीकरण पे भी हम जाएंगे क्योंकि रसीकरण कई लोगों के ऐसे क्वेश्चंस है कि हमने तो 2 डोज ले लिए हैं, हमें तो कोरोना होगा ही नहीं, हमें ओमिक्रॉन होगा ही नहीं। तो इसके बारे में भी आपको विनोद जी बताना है, बट अभी हम बात करेंगे कोविड प्रोटोकॉल के बारे में। अच्छा, काफ़ी दर्शक मित्रों आप लोग पढ़ते हैं कि भाई जाहिरात पढ़ते हैं, थिएटर में लिखा है कि भाई कोविड प्रोटोकॉल यू हैव टू ऑब्जर्व, आपको पालन करने का। व्हाट इज दिस कोविड प्रोटोकॉल? कोविड प्रोटोकॉल है VSMS। SMS जो आता है, SMS के अंदर V फॉर वैक्सीन, सोशल डिस्टेंस, मास्क एंड सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन के अंदर सबसे पहला मैं बोलता हूँ कि जितनी दफ़ा आप कोई ऑब्जेक्ट को टच करो, अभी एलिवेटर्स में लिफ्ट में जाते हो दर्शक मित्रों, तो फिंगर का पल्प से टेस्ट करने के बदले आप इधर से टच करो अथवा बटन इधर से दबाओ। दैट इज़ नंबर 1। दूसरा, काफ़ी चीज़ों को आप बार बार मिलते हैं, नमस्ते आप करो, शेक हैंड मत करो। हग करने की बात भूल ही जाओ। काफ़ी लोग मिलते हैं, हम जोर से बैठते थे, वो बात बंद हो गई अभी। ये पहले जो आया, बाद में आता है स्नीजिंग और कॉफिंग एटिकेट। खांसी खाते हैं तो खांसी खाने के टाइम पहले हम जोर से खाते हैं, का तो हाथ को लगाना नहीं है, आप आपकी स्लीव्स इधर रख दे और धीरे से खांसी खाओ। कॉफिंग एटिकेट है, अमेरिका इंग्लैंड में तो ये एटिकेट वर्षों से है। पहले खांसी छींक उनकी आ गई, सैनिटाइजेशन, बार बार हाथ को 70% अल्कोहल वाला सैनिटाइजर ला के आप यूज़ करो, उनके नीचे का नहीं चलो। मास्क निकालने का है तो उनको स्टिंग से ही निकालो। मास्क के लिए हम 7 डेज, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि 7 पेपर बैग बना दो। सोमवार का मास्क पहना हुआ सोमवार की बैग में डालकर उनको सूर्य प्रकाश में दो। मंगलवार दूसरा पहनो, बुधवार के दिन बृहस्पतिवार तीसरा, गुरुवार को चौथा, और अगले 8वें दिन को वापिस सोमवार वाला यूज़ करो। मतलब ये मास्क की बात हो गई, सैनिटाइजेशन की बात हो गई, और 2 गज की दूरी। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट प्रेस कर रही है, भाई मेड़ा दूर करो, रैली दूर करो। स्कूल के अंदर हम नज़दीक रहते हैं, हम सर्कल काफ़ी मॉल पे देखते हैं, 2 गज की दूरी, 6 फुट से दूर रहो। जो वायरस नाक के गले से सामने आते हैं वो दूसरे के अंदर नहीं जा सके, इसलिए 2 गज की दूरी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारा बेसिक हो गया। और बेसिक क्वेश्चन टू नाउ वैक्सीनेशन। या जी सर, वैक्सीनेशंस के बारे में इसीलिए कि बहुत लोगों के ऐसे प्रश्न है कि वैक्सीनेशन के बाद भी हो सकता है क्या? जी, ये बहुत पेचीदा सवाल है, पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि वैक्सीनेशन आपको डेफिनेटली प्रोटेक्ट करती है, पर 100% गारंटी नहीं देती है। ये कोरोना वायरस की जो वैक्सीन इंडिया के अंदर कोविशील्ड और कोवैक्सीन मिली थी, मैंने दोनों डोज कोविशील्ड का लिया था। मेरा दूसरा डोज 21 फरवरी को पूरा हुआ था। 1 अप्रैल 2021 को मुझे कोरोना हुआ। जो हुआ, इट वाज सीवियर, माय CT-LV वाज 11। I had a fever for 5-6 days, severe cough for 8 to 10 days. It was very bad. Even I was treated at home. वैक्सीनेशन अभी जो स्टडी आया है वो स्टडी अपने पास USA ने UK का आया है। 2 वैक्सीन लेने के बाद 20% ही इम्यूनिटी के अंदर 80% को सिम्टम आता है। पर बेसिकली अमेरिका ने नवंबर से 3rd डोज, बूस्टर डोज, यहाँ इंडिया में हम प्रिकॉशन डोज बोलते हैं, जिसने ने बूस्टर डोज ले लिया वह 80% सिम्टम देखने का नहीं मिला। जो सर्दी खांसी, मैं भी अभी सोचता हूँ दिमाग में कि अपने वहाँ भी जो 20 दिन पहले चालू किया था ना सीनियर सिटीजन को, तो शायद काफ़ी फायदा होता। ये प्लेटफॉर्म से, एक्सोटिक वेब मीडिया से मित्रों में आप हर एक को सलाह देता हूँ, जिसने दोनों डोज कंप्लीट नहीं किए हैं वो दूसरा डोज पूरा कर दो, और जिसका प्रिकॉशन डोज आया है वो कंपलसरी प्रिकॉशन डोज चालू कर दो। ये लेने का
हाईली रिक्वायरमेंट और ये है एडवाइजेबल, मैं ज़रूर बोलता हूँ कि आप लोग। जी, कई लोगों के ऐसे भी क्वेश्चन है कि इसमें अगर होता है ओमिक्रॉन होता है तो मरने के चांसेस कितने हैं? ओमिक्रॉन अगर ओमिक्रॉन हुआ है तो मरने के चांसेस कितने हैं? जैसे कोरोना में जैसे हुआ उसी तरह से यहाँ पे, इसीलिए लोग ज़्यादा डरे हुए हैं कि अगर ये हो जाएगा तो क्या हम मर जाएंगे, ऐसी भी लोगों के माइंड में मतलब इफेक्ट चल रही है। हाँ, अभी जो सवाल आया है तो उसके सामने एक ही बात है कि यंग पॉपुलेशन ने 8 साल के जो डेटा है 2 महीने के डेथ रेट बहुत कम है। गुजरात में अभी तक 3 ही पेशेंट एक्सपायर्ड हुए हैं, वो सब कोमोर्बिड, कोई यंग पेशेंट एक्सपायर्ड नहीं हुआ है। जी जी, जो मरने की बात जब आएगी वो मेरी बेदरकारी लाएगी। बिल्कुल सही। हाँ, संक्रमण मेरे में कैसे होगा, कोरोना वायरस कैसे दाखिल होगा कि मैं कोविड प्रोटोकॉल ऑब्जर्व नहीं करूँगा तभी, मैं N95 मास्क नहीं पहनूंगा तभी होने वाला है, मैंने वैक्सीन का दोनों डोज नहीं लिया है तभी मुझे होने वाला है, मैं 2 गज की दूरी नहीं पालन करूँगा तभी होगा, मैं सैनिटाइजर का यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे होने वाला है। ये सब स्ट्रिक्टली मैं फॉलो करता हूँ, तो ऊपर वाले की इच्छा से 100% उनका बस ब्लेसिंग से जो आगे, बाकी मरने का ये टाइम कोई डर रखने की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ही अच्छी बात कही और बहुत ही अच्छी जानकारी दी। हमारे साथ थे डॉक्टर विनोद शाह जी, जो सूरत के बहुत ही जाने माने डॉक्टर है। IMA गुजरात सूरत शाखा के वो एक्स प्रेसिडेंट थे। और अभी आज हमने जो डिस्कशन की और हमने जो इन्फॉर्मेशन दी, जो माहिती दी है आप सभी दर्शकों को कि आपको ओमिक्रॉन वायरस आया है, बट डरना नहीं है, बट आपको आपका ख्याल ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर आप सेफ नहीं हैं, आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप आपके परिवार का ख्याल भी नहीं रख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी हमने हमारे द्वारा दी है। और जाते जाते हमारे दर्शकों को विनोद जी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? टेक होम मैसेज जो बोले हुए, क्या आखिर जो संदेश है कि दुनिया में, वर्ल्ड में ओमिक्रॉन वायरस इज द हाईली इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी वायरस व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, पर उनकी विरुलेंसी कम है, वो 2 वैक्सीन में एस्केप हो गया, इम्यूनिटी एस्केप हुई है, साइन सिम्टम उनके बहुत कम है, और बूस्टर डोज लेने से एडेड प्रोटेक्शन मिलने वाला है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हमने बात नहीं की, एक उनकी उपयोगिता एल्डरली और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में ही है, जो रिच पैसादार आदमी है कि भाई हम ले लो, और ब्लड इन्वेस्टिगेशन में भी जितना कम हो सके इतना करो, जरूरियात और आपके डॉक्टर को मिलो, तो कोविड प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो करो। दिस आर द टेक होम मैसेज। तो स्वस्थ रहो और सेफ रहो, सेफ रहने से आराम से, बिल्कुल सही कहा आपने, स्वस्थ रहो, परिवार को स्वस्थ रखो और खुश रहो। और ऐसी अच्छी जानकारी अगर आप यहाँ से हमने दी है, वो आप किसी और को भी कहना चाहते, बताना चाहते कि आपको क्या ध्यान रखना है, तो ज़रूर हमारा ये कार्यक्रम देखते रहिए, क्योंकि ये सीरीज़ आज यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है। इसी के बारे में और भी जानकारी हम नेक्स्ट एपिसोड में देंगे आपको, क्योंकि कई सारे प्रश्न बच्चों के लिए भी है। तो नेक्स्ट हमारा जो सीरीज़ रहेगा, नेक्स्ट एपिसोड रहेगा, वो यंग जनरेशन की हमने बात कर ली, बट चाइल्ड, सभी पेरेंट्स को परेशानी है कि बच्चों में, हमारे बच्चों को अगर हुआ नहीं हुआ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चों के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो नेक्स्ट एपिसोड में हम करेंगे। बट जाते जाते एक ही बात, स्वस्थ रहे और मास्क लगाए हमेशा और सैनिटाइज़र यूज़ करिए, और जब तक ये वायरस नहीं जाता है तब तक हम हमारा ख्याल ज़रूर रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे शो में आके, और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहे अभी तक, और ऐसे ही देखते रहिए एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड। जो डिजिटल वेब चैनल है, आपको सिर्फ डिजिटल मीडिया पे ही देख सकते हैं आप उसको। यूट्यूब, वेबसाइट, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।